चलिए जी, आज हम होल्डिंग कंपनी में एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लगता होगा कि अब आप होल्डिंग कंपनी में एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, पहले जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले जो हमने 2 लेक्चर्स पोस्ट किए थे, हम उनका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि वहां पे हमने जो डिस्कशन करी थी और उसका जो रिलेशन आगे कैसे है, वो बातें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द की पॉइंट्स और द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। ये देखिए, ये बीच में आपके पास क्या है, होल्डिंग कंपनी है जिसको हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। और इसकी सराउंडिंग में देखिए कि बिल्कुल कनेक्टेड है। ये सारी जो है वो क्या है, सब्सिडरी कंपनीज है। तो ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। और इस सारे को जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या मानते हैं जी, एज ए ग्रुप। ये हमने लर्न किया। ओके, तो अब इसी डायग्राम से अगर मुझे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ये सब्सिडरी कंपनी, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सब्सिडरी कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइजेस। ये देखिए, दैट इज दिस कंपनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन, another enterprises, another concern, which is to be known here as parent or holding company. तो मुझे लगता है कि अब मीनिंग आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा। तो ये कंपनी कौन कंट्रोल कर रहा है, पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, दैट कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज इज नोन हियर एज द पेरेंट और होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो फिर सर ये पेरेंट कंपनी कौन सी हुई, ये पेरेंट कंपनी को हुई। तो सिंपल यह है कि पेरेंट कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट हैज 1 or more सब्सिडरीज। अब या तो एक सब्सिडरी या बहुत ज्यादा सब्सिडरीज उसके अंडर होंगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कंपनी बोलते हैं या होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो फिर इसको एज ए ग्रुप क्या बोलेंगे, ग्रुप इज ए पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज। पेरेंट इज ए ग्रुप, इज ए पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज इज टू बी नोन हियर एज ए ग्रुप। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो एज ए ग्रुप मानते हैं। और यहां पे जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अपने आप को होल्डिंग कंपनी मानते हैं यहां पे। तो एज ए होल्डिंग कंपनी ही सब कुछ हम, क्योंकि तभी आपको आसान रहेगा अगर आप एज ए होल्डिंग कंपनी अपने आप को समझ करके जब आप अकाउंटिंग करोगे। ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, पेरेंट कंपनी क्या होती है, और एज ए ग्रुप क्यों हम करते हैं, जो कि हमने एक एनरॉन से लेसन सीखा था हमने। अगर वो एज ए ग्रुप होता तो शायद वो स्कैम नहीं होता। उसके बाद सर हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंड अलोन पढ़ी हमने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ ए सिंगल एंटरप्राइज। तो ये क्या थे, ये अपना बनाते थे, ये अपना बना रहे थे, ये अपनी उनको सबको क्या बोलते थे हम, स्टैंड अलोन। और जब हम एक इसको एज ए ग्रुप मानते हैं तो ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज। जब हम ये मानते हैं कि सारी की सारी जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा करके एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेक्निकली हमने बहुत बातें कर ली है, लेकिन अभी मैं आपसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इक्विटी क्या होती है। ओके, इक्विटी क्या है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। सबसे लास्ट में जो इसका, सबसे लास्ट में किसका होता है सर, शेयर होल्डर्स का होता है। हाँ, तो शेयर होल्डर का होता है, तो दिस इज, उसी को हम इक्विटी। रेजिडुअल इंटरेस्ट सबसे लास्ट में बिजनेस के ऊपर जिसका इंटरेस्ट होता है। लास्ट का मतलब है सारी लाइबिलिटीज को पे करके जो बाकी बच जाता है उसके ऊपर जिसका राइट होता है, उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। सो इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट पढ़ा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी attributable to the interest which are not owned directly or indirectly through subsidiaries, that is by the parent company, that is by the holding company. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमारे पास क्या आया कि पूरी शेयर होल्डिंग है, लेकिन उस शेयर होल्डिंग में से
उन इन एसेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पेरेंट कंपनी ना हो करके आउटसाइडर्स का है। ठीक है जी, दैट इज द एट्रीब्यूटेबल ऑफ द इंटरेस्ट विच इज नॉट ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। तो इस केस में अब यहां पे ठीक, अब यहां पे मान लीजिए ये सब्सिडियरी है, तो यहां बाहर एक आउटसाइडर भी आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये यहां पे 100% होल्डिंग है, तब तो यहां तो आउटसाइडर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां पे मान लीजिए कि उसने 80% ले रखा है, इसका मतलब आउटसाइडर 20% ले रखा है इस कंपनी का। तो 80 इधर जा रहा है, 20 इधर जा रहा है, तो 20 है तो दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इनके बेस के ऊपर अब आपको जो मंत्र है जो आपको जपना है वो क्या है? पहला कि जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट is always calculated on the date of consolidation of the financial statements. On the date of consolidation of, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए कंपनी है और कंपनी की ये डेट मान लो एक्विजिशन है 1 जनवरी 2020, लेकिन जो कंसोलिडेशन की जा रही है वो 31 दिसंबर 2020 को की जा रही है। तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो आपने इस डेट को करनी है। किस डेट को? डेट ऑफ कंसोलिडेशन। पहला मंत्र आपके साथ। दूसरा मंत्र आपको बता दूं कि नेटवर्थ ऑब्लिक एसेट्स फॉर द शेयर होल्डर्स। जब आप नेटवर्थ या नेट एसेट्स, जो मैंने वर्ड यूज किया था और थोड़ा थोड़ा आपको नेटवर्थ के बारे में बता रहा था, फॉर द शेयर होल्डर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? सर उसकी कैलकुलेशन हमने सीखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस ऑल प्रॉफिट्स, या अगर लॉसेज होंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उनको माइनस करेंगे। जो भी इनका जो रिजल्ट आएगा दैट इज टू बी नोन हियर एज नेटवर्थ और द एसेट्स फॉर द शेयर होल्डर्स। यही हमने आपसे किया। तो दूसरा मंत्र ये आ गया आपके पास। पहला मंत्र ये, दूसरा मंत्र ये। तीसरा मंत्र हमारे पास क्या है? टू रिवील द रियलिटी। अगर हमने एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन बतानी है कंपनी की, तो सेम आइटम काउंटेड ट्वाइस, एक बार एसेट और दूसरी तरफ लाइबिलिटी, वो हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेट करने के लिए तभी तो हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर कैपिटल्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर कैंसल्ड आउट, एलिमिनेटेड। तीसरा मंत्र, इसी मंत्र के अंदर जो है हमने जो इन्वेस्टमेंट्स थी और जो कैपिटल थी एस लिमिटेड की, उसको हम दोनों को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमने जो कुछ एक मंत्र, जो हमने 2 वीडियोस पहले जो पोस्ट किए थे, उनसे ये मंत्र निकल के आया, जो कि स्टार्टिंग में आपको लगता था कि ये होल्डिंग कंपनी जो है बहुत टफ है, ये पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको कहा है आगे बढ़ते रहेंगे, इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता रहेगा और वैसे वैसे आपको बहुत सारी बातें जो है अंडरस्टैंड होगी। अगर नहीं होगी तो अभी इन मंत्र को अगर मान लीजिए कि कोई उस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको इसका मतलब है कि उसको पीछे के दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब जाकर के वो इन वीडियोस की तरफ को आगे बढ़ सकता है। तो चलिए जी, आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं हम इसको, और साथ में इसी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है टाटा कंपनी, ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये टाटा कंपनी है। ओके, ये देखिए, और टाटा कंपनी का जो इस टाइम शेयर होल्डर्स वर्थ, शेयर होल्डर का वर्थ मतलब शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, चाहे जो मर्जी इंटरेस्ट है, वो 2 लाख रुपए है। यानी कि सिंपल सी बात होगी कि इस टाइम जो शेयर होल्डर्स वर्थ, यानी कि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है जी। और आपको पता है कि अभी आपने वर्थ कैलकुलेट करी, नेट एसेट्स या नेट वर्थ जो हमने कैलकुलेट करी, उसी को मैंने अब शेयर होल्डर्स वर्थ बोल दिया, 2 लाख रुपए की। आप यहां खड़े हैं, ये देखिए खड़े हैं यहां पे, ये आप है, पहचान रहे हैं आप? ओके, पहचान लो। आप टाटा कंपनी की तरफ को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहते यार मैं भी एक दिन टाटा कंपनी की तरह मैं टाटा का मालिक बन जाऊं। अच्छा, और आप सोच रहे हैं कि यार टाटा बिक जाए, ये देखिए टाटा बिक जाए और मैं उसको खरीद लूं, ये आपके माइंड में चल रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपके माइंड में चल रहे हैं। तो हर आदमी चाहता है अमीर होना, और आप भी ये चाह रहे हैं कि मैं भी टाटा कंपनी का मालिक बन जाऊं, तो अगर टाटा कंपनी बिक जाए तो मैं उसको खरीद लूं।
तो हुआ क्या कि आपने टाटा कंपनी की जो शेयर होल्डर्स वर्थ है वो 2 लाख रुपए है, तो और उधर टाटा कंपनी है कि वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए, अब अगर कोई बिकने के लिए तैयार ना हो और आप उसको खरीदना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या अल्टरनेटिव है? सर ज्यादा पैसा फेंको। अगर आप ज्यादा पैसा फेंकोगे तो वो तो अपने अपने आप जो है बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। ये भी बात आपने ठीक कही। तो हुआ क्या कि आपके माइंड में भी यही बात साम आ गई। आप चाहते हैं कि अब मैं टाटा कंपनी को कंट्रोल कर सकूं, अगर बिकेगी नहीं तो मैं कंट्रोल कर लूं। तो कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, आपने बोला यार 2 लाख रुपए की अगर ये कंपनी बिक रही है, अगर मुझे ये 2.5 लाख में मिल जाए तो मैं इसको खरीद लूंगा। यानी कि 2 लाख का जो शेयर होल्डर्स का वर्थ है उसके लिए मैं 2.5 लाख देने के लिए तैयार हूं। अब आप बताइए, ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि अरे 50,000 इसलिए देना चाहते हैं आप कि टाटा कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, जो उसके क्लाइंट है वो एज इट इज चलते रहेंगे, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं वो अब उसके नहीं होंगे, मेरे होंगे। तो उसी सेम गुडविल के साथ चलेगा, तो इसका मतलब कि वो सेम प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर मैं उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए भी दे दूं, यानी कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दूं, और इस कंपनी का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं तो तैयार हूं। ठीक है जी, इसका मतलब 2 लाख की आइटम आप 2.5 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो गए, यानी कि 50,000 रुपए आप देने के लिए तैयार हो गए। तो 50,000 रुपए जो आप एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, वो आप उस कंट्रोल को, उस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और हाथों में लेने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, जो एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हैं, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्योंकि वो कॉस्ट लग रही है ना आपकी। जब वो कॉस्ट लग रही है किस चीज के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने हाथों में लेने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टू कंट्रोल टाटा कंपनी यू आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा मनी। तो यहां से जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन मार्क थे, जो हमने पढ़ लिए आपके माइंड से यहीं पे, उससे आपको पता चल रहा था कि क्योंकि आपका मूड, आप हमेशा किसकी तरफ देख रहे थे, टाटा कंपनी की तरफ को देखते थे, और आप एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो गए। तो जब एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो गए तो आपने एक्सेस अमाउंट दिया, और एक्सेस अमाउंट किस लिए दिया, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। सिंपल हो गया जी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग हुआ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस एक्सेस अमाउंट पेड बाय होल्डिंग कंपनी over and above net assets or net worth of the shares acquired in subsidiary company। अब देखिए, अब आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस एक्सेस अमाउंट। देखिए 50,000 दिया आपने, तो डेफिनेशन को रटोगे आप? नहीं रटोगे। पेड बाय होल्डिंग कंपनी, अब आप कौन है, होल्डिंग कंपनी हो गए, क्योंकि आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसको। और अभी हमने पढ़ा होल्डिंग और सब्सिडरी कौन होती है। ओवर एंड एबव नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स कितनी थी उसकी, नेट वर्थ कितनी थी, 2 लाख रुपए, और 2 लाख से ज्यादा देने के लिए आप तैयार हो गए। ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड इन सब्सिडरी कंपनी, टाटा आपकी क्या बन गई, अब सब्सिडरी कंट्रोल आपके हाथ में चला जाएगा। अब आप मुझे ये बताना कि ये जो 2.5 लाख की जगह आपने कितना पे किया, 2 लाख की जगह आपने कितना पे किया, 2.5 लाख। 50,000 किसके दिए सर, गुडविल के दिए, रेपुटेशन के दिए। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड हियर एज गुडविल। बात क्लियर हो गई जी। तो रट्टा तो नहीं लगेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को, क्या होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नहीं। ओके, अब हमारे पास, जब हमारे पास क्या है, एक और मैं आपसे बात बता दूं, 3 अल्टरनेट हो सकते हैं। क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, देखो, जैसे जब मैं गुडविल की बात कर रहा हूं तो साथ ही बात कर लेता हूं। अगर आप 8 लाख की कंपनी को 8 लाख में ही खरीद लेते हैं तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं है सर, ठीक है 8 लाख की कंपनी थी, 8 लाख में खरीद ली। दूसरा अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूं कि 8 लाख की कंपनी आपने 2 लाख में, 8 लाख की कंपनी का मतलब उसका नेटवर्थ 8 लाख, जिसकी नेटवर्थ 8 लाख की थी, उसको लिए आप 9 लाख देने के लिए तैयार हो गए, यानी कि 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो गए। तो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट आपने 1 लाख रुपए की ली, किस लिए ली, कि उस कंपनी के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाए। तो 1 लाख रुपए आपने किसके लिए दिए, गुडविल के लिए दिए, एक्स्ट्रा पेमेंट। चलो मैं अभी गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं। तीसरी पोजीशन आपके पास क्या हो सकती है,
सर 8 लाख की आइटम आपको 7 लाख में मिल रही है, यानी कि 8 लाख की कंपनी जिसका नेटवर्थ 8 लाख है, बहुत रेयर होगा वो आपको 7 लाख में मिलेगी। यानी कि अब आप कम पेमेंट कर रहे हैं, अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही है। और ये जो इनकम है, क्या ये रूटीन की इनकम है? नहीं सर, ये तो रूटीन की इनकम नहीं, ये तो पता नहीं कब जैसी होगी, बहुत रेयर होती है। बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि हमारा गोल्डन रूल क्या क्या होता है सर, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी है, तो यहां 8 और 8 बराबर हो जाएगा। लेकिन सर यहां 8 और यहां 8 नहीं है, 1 लाख है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो वो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास कौन सी आइटम आ जाएगी सर? गुडविल आ जाएगी, इसलिए गुडविल मिलगा। और जब 8 लाख की आइटम आपको 7 लाख रुपए में मिल रही है तो आप लेस पेमेंट दे रहे हैं, आप तो लकी हैं, 1 लाख रुपए आपका बच रहा है। अगर बच रहा है तो क्या हुआ, आपको गेन हो रहा है। और ये गेन जो है वो कोई रेवेन्यू नेचर का है, रूटीन का है? नहीं सर, ये तो कैपिटल नेचर का है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो हमारा गोल्डन रूल क्या था जी? बोथ साइड्स इक्वल। तो पहले में क्या हुआ, गोल्डन रूल फॉलोस। दूसरे में आपने एक्स्ट्रा दिया और एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए हमने दोनों साइड को बराबर करने के लिए हमने जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया था वो कहां चला गया? गुडविल में। और जो 1 लाख रुपए आपने कम दिया वो आपका गेन था, इसलिए वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि हमें गोल्डन रूल भी तो फॉलो करना है, दोनों साइड को बराबर करना है। अगर बराबर करना है तो यहां 2.5 लाख, यहां 2 लाख की आइटम आप 2.5 में खरीद रहे हो, तो यहां तो 2 लाख ही देना पड़ेगा, 50,000 कहां जाएगा सर? ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो ये तो गुडविल में जाएगा, इसलिए 2.5 बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा जी। तो ये 3 अल्टरनेट हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम हमने क्या बोला? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जिसको हम क्या बोलते हैं, जब किसी का कंपनी का कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कॉस्ट पे करते हैं या कम कॉस्ट पे करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है या तो वो गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है। ओके, अब सर आप हमें ये बताइए कि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हमें पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते कैसे हैं। बिल्कुल आपको पता है कि नेट एसेट्स हम पहले भी कैलकुलेट करते आए, वही आगे भी चल रहा है, और आपके कंसेप्ट पहले भी डिटेल में क्लियर हो गए। तो स्टार्टिंग में अगर जितना हम स्लो चल रहे हैं उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंपेरिशंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कौन सी डेट को? डेट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान रखना जी, डेट ऑफ एक्विजिशन। सर कंसोलिडेशन के लिए जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था वो तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन था, बिल्कुल सही बात है। अब आपने जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिस दिन आप उसके ऊपर कंट्रोल, यानी कि जिस डेट को आप उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, उसी डेट को आपने उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखना है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसके दिन है? डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, ओके। तो अब आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ ये जो कंपैरिजन है वो किस डेट को करोगे? एक्विजिशन की डेट को करोगे, ना कि कंसोलिडेशन वाले दिन करोगे। किस चीज का कंपैरिजन करना है? बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जैसे यहां पे अभी आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी? 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी ना, 2 लाख की जगह, जिसको आप क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। पढ़ा था हमने परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। किसी आइटम को परचेज करने के लिए जो आप कंसीडरेशन देते हैं उसी को हम परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। और यहां आप टाटा को खरीदने के लिए, टाटा को अपने पास बुलाने के लिए आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए आपका क्या है? परचेज कंसीडरेशन है कि नहीं है? राइट। और उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर? नेट एसेट्स या नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। अब हम टाटा की, मैंने तो आपको यहां रेडीमेड दे दिया ना, क्या रेडीमेड दे दिया? 2 लाख रुपए की आपको क्या दे दी कि जी इसकी जो शेयर होल्डर्स वर्थ है वो कितनी है, यानी कि अपना नेट एसेट्स कितनी है, नेट वर्थ कितना है। इसको यहां मैंने शेयर होल्डर वर्थ, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था टेक्निकल टर्म्स में। शेयर होल्डर वर्थ का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी बिक जाए तो शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, उसी को तो बोलते हैं हम शेयर होल्डर वर्थ। औकात तो तभी पता चलती है ना जब कंपनी बिक जाती है, उसके बाद पता लगता है कि अच्छा ये इतना पैसा मिला मेरे को बेचने के बाद, तो उसी को तो बोलते हैं शेयर होल्डर्स वर्थ। तो यहां पे भी हम यही बोल रहे हैं कि नेट एसेट्स, क्योंकि अब तो जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो वहां रेडीमेड थोड़ी देगा, वहां तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नेट एसेट्स ऑब्लिक वर्थ ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी। ओके, अब देखिए इसी को जो हमने थ्योरेटिकली अभी अभी हमने डिस्कस किया उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लो जी प्रूव करते हैं। हुआ क्या देखो, ये एक होल्डिंग कंपनी है, ये केस 1, ये होल्डिंग कंपनी है
और ये हमारे पास एक सब्सिडरी कंपनी है जिसकी जो नेट वर्थ है, ये नेट एसेट जो है वो 1000 करोड़ रुपए की है। इस कंपनी की 1000 करोड़, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं ना टाटा कंपनी सब्सिडरी कंपनी, और ये होल्डिंग कंपनी आप हो, ये समझ लो। इसकी जो नेट एसेट्स है वो है 1000 करोड़, ये है नेट एसेट्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होगी वो तो अलग से देखेंगे, लेकिन अभी पहले हम जो हमने बातें करी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी नेट एसेट्स है 1000 करोड़ और ये है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने इसको 100% स्टेक ले लिया। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि अभी तक हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो पढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 100% एक्वायर्ड, उसने कितने में खरीद ली है? 1500 करोड़ की। 1000 जिसकी नेट एसेट्स वैल्यू थी उसको कितने में खरीद लिया? 1500 करोड़ में। ठीक है जी। तो क्या हुआ जी? परचेज कंसिडरेशन कितना दिया जी आपने? 1500 करोड़। ये देखो परचेज कंसिडरेशन। और नेट एसेट्स की वर्थ कितनी है? 1000 करोड़। इट मीन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, जो कंपैरिजन की बात है। तो इसका 500 करोड़ आपने एक्स्ट्रा दिया ना। जो एक्स्ट्रा दिया वो किसके लिए दिया सर? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ये कैसे बोलते हैं गुडविल? बात की बात है। ओके, अब आ जाओ सर दूसरा केस। ये केस नंबर 2 है। वही सेम कंपनी जिसका 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, इस कंपनी ने, ये एक होल्डिंग कंपनी है, इस कंपनी ने इस कंपनी को 700 करोड़ में अक्वायर कर लिया 100% स्टेक जो है। अब यहां क्या हुआ सर? यहां तो परचेज कंसिडरेशन 700, 1000 की आइटम, 1000 करोड़ की आइटम आपने 700 करोड़ में खरीद ली। अरे कमा लिए 300 करोड़, बैठे बैठे कमा लिए। तो जब, और ये प्रॉफिट जो है बड़ा कम होता है, गेन बहुत कम होता है, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व के नेचर में जाता है। तो 1000 माइनस 700, 300 करोड़ आपने कम दिए, तो जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये केस 1 केस 2 इन AS 21 ये जो डिफरेंसेस होते हैं वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। AS 21 में ये 300 रुपए कैपिटल रिजर्व और ये गुडविल है। ये तो हमारी उस लैंग्वेज में आ गई कि एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, क्योंकि हमारा रूल ऑफ थंब बोलता है कि हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो बैलेंस है एक गुडविल फॉर्म में जाएगा, एक कैपिटल रिजर्व फॉर्म में जाएगा। और AS 21 इसी को क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हम जब बैलेंस करते हैं उनको, दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, अगर यहां तक आपकी बात क्लियर है तो चलिए इसके बेस के ऊपर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कशन हो जाए। तो दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है जी ये क्वेश्चन? बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड मीन सब्सिडियरी है 12 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व है 5 लाख के, कैपिटल रिजर्व है 2 लाख रुपए के। अब तो कैपिटल रिजर्व की भी नॉलेज हो गई आपको। लाइबिलिटीज है आपके पास 21 लाख की, और जो टोटल है उसका 40 लाख। एसेट्स हैं आपकी 40 लाख, ये 40 लाख रुपए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस तो जरूरी बनती है ना। ऑन 31 दिसंबर 2020 H Limited purchased 100% shares of S Limited for ₹21,60,000। 21,60 का खरीद लिया उसने। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये तो रिजल्ट बताएगा कि ये गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है या कुछ भी नहीं है। तो जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो डिस्कशन क्या करी थी? कंपैरिजन। और कंपैरिजन किसके साथ? नेट एसेट्स का परचेज कंसीडरेशन के साथ। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया सर? पीसी आ गया, परचेज कंसीडरेशन 21,60,000। नेट एसेट्स कहां है सर? एसेट्स की तो हमें पता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी आ जाता है। इक्विटी अप्रोच, कोई भी अप्रोच ले लो, या आप इन तीनों को कैलकुलेट कर लो। चलिए भी बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ द नेट वर्थ, या जिसको बोलते हैं नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर। शेयर, क्योंकि सारा कुछ किसका है? शेयर होल्डर का है। और यहां इस टाइम शेयर होल्डर कौन है? होल्डिंग कंपनी, 100% वो ले रहा है, इसलिए मैं अभी शेयर होल्डर ही बोल रहा हूं। अब शेयर होल्डर तो बाद की बात है कि कौन सी कंपनी लिए, वो भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख की। जनरल रिजर्व, पीछे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये भी तो मालिक का पैसा है। और कैपिटल रिजर्व भी किसका पैसा है सर? मालिक का पैसा है।
तो ये 12 लाख ये हो गया, 5 लाख ये हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। तो नेट वर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, याद आया जी मैंने आपको क्या बताया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस डेट को करते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो नेट वर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 19 लाख रुपीज, राइट। अभी सर 19 लाख वैसे भी हम अगर दूसरी अप्रोच लगाते तो क्या कहते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको बताया था उस दिन रेड और ये ब्लू था, और कहीं जगह पे क्या था? ये रेड था तो ये 2 ब्लू थे। अगर सर 40 लाख में से मैं 21 लाख रुपया तो भी यही रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू 19। अब लेकिन आपको पता है इंडिया में हम कोई भी अप्रोच इक्विटी अप्रोच जनरली लगाते हैं, तो इक्विटी अप्रोच हमारी क्या बोलती है? 19 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा कितना दिया जा रहा है? 90 लाख। कितनी ले रहे हैं? 100%। तो 100% तो कितना दिया? 90 लाख। अगर मान लो 80% होता तो भाई 20% तो माइनॉरिटी बाहर वालों का था। यहां उसने 100% एक्वायर किया, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के यहां 100% की कैलकुलेशन करके मेरे पास 19 लाख रुपीज ही नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट तो किसने की? एच लिमिटेड ने करी ना इन्वेस्टमेंट। तो एच लिमिटेड का देखना है हमने कितने की इन्वेस्टमेंट करी। अमाउंट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट यानी कि परचेज कंसिडरेशन, सर ये तो हमें दे रखा है 21,60,000। ये लो 21,60,000 दे रखा है। जब मैंने कंपैरिजन किया तो क्या हुआ? 19 लाख रुपीस की आइटम के मैंने कितने पैसे दे दिए? 21,60,000। इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, प्लस में एक्स्ट्रा पैसा दिया। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और कितना पैसा दिया सर? 2,60,000। इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो 2,60,000 आपने एक्सेस दे दिए। एक्सेस दे दिए जिसको कि ES21 में हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। एज यूजुअल हम किसके लिए दे रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा? सर गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई? 2,60,000, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चली जाएगी। अच्छा सर, अगर हम एक और मान लीजिए 21,60,000 की जगह अगर मान लो उसने 18,60,000 रुपए दिए होते तो क्या होता? बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं? वी रिप्लेस 21,06,000 विद 18,60,000। तो क्या हुआ जी? नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 19 लाख। अब मैंने अमाउंट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट जिसको हमने परचेज कंसिडरेशन कितना दिया जी? 18,60,000। सर अब हमने कम पैसा दिया। जब पैसा कम दिया तो इसका मतलब 40,000 रुपए आपके बच गए। तो बच गए तो जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन रूल ऑफ थंब दोनों को बराबर करने के लिए ES21 इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? सर कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। हाँ जी, अब क्लियर होगी बात। अब मुझे लगता है आपको यह भी क्लियर हो गया कि नेट एसेट्स और नेट वर्थ में क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो भी उसी का पार्ट है, क्योंकि भाई वो तो बड़े मालिक का है। इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन होते हैं? बड़े मालिक होते हैं। यहां बड़े मालिक का पैसा है और बड़ा मालिक सबसे लास्ट में पैसा लेता है। तो देखो जी, इससे हमारे पास एक मंत्र और निकल के आया। क्या? कि जी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। बहुत बड़ा मंत्र है, यही तो हम बोलते आए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कब होगा? डेट ऑफ एक्विजिशन को, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये मंत्र जो है आप दोबारा से आपने इसको जपना है, जो आज के डिस्कशन से हमें निकल के आया। लेकिन महामंत्र भी आपके सामने आ गया। क्या? ये महामंत्र जो है मृत्युंजय का महामंत्र का पाठ आपको करना है। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन ईच क्वेश्चन। जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो हर क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन पार्शियल होल्डिंग्स ओनली। देखो क्यों? अब देखो एच लिमिटेड अगर है, ये एस लिमिटेड है, अगर एच लिमिटेड जो है उसकी 100% होल्डिंग ले लेगा, सारी की सारी होल्डिंग ले लेगा, तो आउटसाइडर को क्या बचेगा? सर कुछ नहीं बचेगा। तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्वेश्चन राइज नहीं होता। पार्शियल का मतलब क्या होता है सर? पार्शियल हमने पहले भी बात करी। इसका मतलब है कि एस लिमिटेड के पास जो है 100% है, लेकिन हमने जो है 70% होल्डिंग एच ने ले ली, तो 30% किसकी चलेगी? सर आउटसाइडर की। तो आउटसाइडर चलेगी तो इसका भी तो इंटरेस्ट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम है, इसलिए इसको हम माइनॉरिटी बोल देते हैं। तो इसलिए ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कब कहां कैलकुलेट करना है? जहां होल्डिंग 100% से कम होगी। किसकी? होल्डिंग कंपनी की। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल होल्डिंग्स। तो महामंत्र आ गया जी याद। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो होगा, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसी में होगा जहां पे होल्डिंग कंपनी 100% से
कम की होल्डिंग अपने पास लेगी। जहां 100% होगी वहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। ये भी बात यहां तक आपकी क्लियर हो गई, अच्छी बात है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि आज इसकी एप्लीकेशन भी कर ही लेते हैं और आपका कंसेप्ट भी थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। तो देखिए जी, गुडविल और उसके साथ हम इसकी कंसोलिडेशन भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा। अब हमने बातें जो है वो पुरानी बैलेंस शीट की तरह की थी, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अब आपको नए बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली भी करेंगे। ये है हमारे पास गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन। जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमने जो कैलकुलेशंस करी उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, और रिजर्व्स आर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जो हमने रिजर्व्स की है उसकी हम कंसोलिडेशन में कैसी ट्रीटमेंट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी विल डिस्कस इट। स्टूडेंट यहीं से कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए उस कंफ्यूजन को आज हम खत्म करेंगे। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एच का मतलब समझ गए, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन भी कर पड़ती है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि ये अच्छा ये अल्फा कंपनी है, ये बीटा कंपनी है, तो ये बीटा जो होल्डिंग है, ये अल्फा होल्डिंग है, कौन है। तो अभी तक आप नए, इसलिए हमें आपका उसके ऊपर आपको स्ट्रेस नहीं देना है। एच लिमिटेड acquired 80% of the share of एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020 फॉर ₹48,000। देखो जी, पीसी आ गया, परचेज कंसिडरेशन। द बैलेंस शीट्स ऑफ द टू कंपनीज ऑन दैट डेट आर एज अंडर। तो देखो, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एट 31/3/2020 दोनों के लिए कॉलम बना रखा है। ये एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड। एग्जाम में भी क्वेश्चन जनरली ऐसा ही पूछा जाता है। तो अब आप नए फॉर्मेट में भी समझ जाएंगे, पुराने में भी तो समझते ही थे। वैसे भी आपने नया फॉर्मेट तो अब बनाया ही है, फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, और ये 2 लाख, ये 50,000। अगर 10 का है, इसका मतलब है कि ये जो शेयर्स हुए, एक तरह से यहां लिख दो जी, ये कितने शेयर्स हुए, 20,000 शेयर्स हुए। और ये कितने शेयर्स हुए, ये सर 5,000 शेयर हुए, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 और ये 5,000। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया आपके इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरल रिजर्व एच लिमिटेड के 50,000 है, एस लिमिटेड के 10,000। पहले तो आपको बैलेंस शीट जो है नए फॉर्मेट में समझना भी, क्योंकि फाइनल काउंट बहुत टाइम हो गया होगा आपको। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, जिसमें 10% डिवेंचर्स हैं, जो कि एच लिमिटेड के 40,000 है, एस लिमिटेड में कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कुछ भी नहीं है। यहां पे ट्रेड पेबल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदर करंट लाइबिलिटीज हैं 60,000 और 20,000। और इस तरह से टोटल मेरा 3,50,000 और 80,000 है। ओके, उसके बाद सर हमारे पास आ जाती हैं एसेट्स। तो जो हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्मेट है, यहां पे मेरे पास है नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी। इसी बहाने आपका फाइनल अकाउंट का रिवीजन भी हो रहा है। टेंजिबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, इसके पास है 1,90,000 और ये 40,000। और ये देखो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स हैं आपके पास, और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की तरफ को जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अब देखो ये आ गई वो इन्वेस्टमेंट, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, एस लिमिटेड। इसका इसके साथ ये देखो, ये देखो, ये इसने इन्वेस्टमेंट करी 48,000 की, तो इसकी इन्वेस्टमेंट किसके साथ आएगी, ये देखिए, ये जो वहां आपके आसपास होती थी ना एच लिमिटेड की, एस लिमिटेड, लेकिन अब यहां पे हम 4,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए, इसके 4,000 इक्विटी शेयर, ये देखो, ये एस लिमिटेड के 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹12। यहां कितने के थे, 10 रुपए के, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम बताएंगे आप कितने के, 48,000 रुपए में खरीद लिए। 12 इंटू 4,000 48,000, राइट। उसके बाद मेरे पास आती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि इलिमिनेट करते हैं हम। हाँ, करंट एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स 1,12,000 एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की 40,000। इस तरह से टोटल, यहां पे भी मेरा टोटल 3,50,000 था, तो यहां भी 3,50,000 हो गया। यहां 80,000 था, यहां भी 80,000 हो गया। अब आपसे ये पूछा गया, कि प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020।
तो ये जो बैलेंस शीट जो है मेरे पास कौन सी है जी, स्टैंड अलोन। दोनों की बैलेंस शीट मुझे अलग अलग दे रखी है, और अलग अलग देने, अब अगर मैं अलग अलग लिखता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन इसलिए मैंने, पर इतना तो समझ आ रहा है आपको कि ये स्टैंड अलोन है। और हमको क्या बनाना है, हमको क्या बनाना है, हमें बनानी है जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इन दोनों को हमें एज ए यूनिट देखना है, एज ए ग्रुप देखना है। ओके, तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमें सबसे पहले हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखना पड़ता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देखने के लिए अगर मान लो परसेंटेज ना दी होती तो क्या करते, अगर, और वैसे आपको परसेंटेज दे रखी है, कहता है चलो 80%, चलो हम भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि है भी ऐसा कि नहीं है। शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, देखो यहां वैल्यू नहीं देखते, हम शेयर्स देखते हैं। देखना कितने शेयर्स हैं यहां, 4000, और इसके पास शेयर्स कितने हैं, अभी मैंने 5000 शेयर्स हैं। एस लिमिटेड के पास 5000 शेयर हैं, जिसमें से 4000 शेयर किसने खरीद लिए, एच लिमिटेड ने खरीद लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 शेयर किसी और के पास है, यानी कि वो आउटसाइडर के पास है। समझ गए जी। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी। सो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो 4000 शेयर्स खरीद लिए, कितने में से 5000 शेयर, मल्टीप्लाइड बाई 180%। सर ये जो लिखा है ना, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80%, ये हमने भी वेरीफाई के लिए 80% है। तो आउटसाइडर के पास कितने हुए सर, 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20%। तो जो आउटसाइडर के पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एस लिमिटेड की 100% शेयर होल्डिंग थी, उसमें से 80% शेयर होल्डिंग एच के पास है और 20% आउटसाइडर के पास है, जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 80% एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है किसका होगा, एच लिमिटेड का, और एसेट्स के ऊपर जो आउटसाइडर का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा सर, 20% होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, दूसरा मैंने आपने बताया था मंत्र कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही बात है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हर क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि परचेज कंपेरिजन करना है ना हमें। तो अमाउंट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अभी अभी हमने आपने देखा कितनी पेमेंट करी है सर, ये पेमेंट है ये कितने, 48,000। ओके, तो लो जी हमने भी 48,000 की पेमेंट जो है वो कर दी। नाउ द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स oblique net worth on the date of acquisition. Now the value of the net assets oblique net worth on the date of acquisition. Okay, अब हम देखेंगे कि नेटवर्थ या नेट एसेट्स। तो हमें नेट एसेट्स देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, शेयर कैपिटल की तरफ को जाते हैं हम। बिल्कुल, शेयर कैपिटल, तो कितनी शेयर कैपिटल है हमारे पास यहां पे सर, शेयर कैपिटल है मेरे पास 50,000 रुपए की, ठीक है, हम एस लिमिटेड की, तो इसलिए हमने यहां पे कितनी लिख दी, 50,000 रुपए। 5,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10। उसके बाद से जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितने हैं, 10,000 के हैं। 10,000 के किसके हैं, एस लिमिटेड के हैं 10,000। ओके, तो जनरल रिजर्व जो है आपके पास आ गए 10,000 के। अब उसके बाद क्या हो गया, 60,000 रुपए की शेयर होल्डर्स वर्थ आ गई। अब पीछे क्वेश्चन में 100% था तो 100% चला जाता था, लेकिन अब क्या होगा, नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। तो ये तो वर्थ जो 60,000 की है ये 100% की है ना, जिसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहां तो इसने कितना % शेयर खरीदा है सर, 80%। तो हमें नेट वर्थ किसकी देखनी है, 80% की। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 48,000। और बाकी जो 12,000 रुपए है वो क्या है सर, ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। 60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई, ये इस 60,000 में आउटसाइडर का क्लेम कितना है, 12,000 रुपए, और आप जो असली जो शेयर होल्डर की वर्थ, तो शेयर होल्डर में आउटसाइडर भी है, आप भी है। आपके पास जो वैल्यू है वो 80% की है, आउटसाइडर के पास कितनी है सर, 20%। तो आप तो अपनी देखेंगे ना, क्योंकि आपने तो होल्डिंग 80% खरीदी है ना, तो 80% होल्डिंग की टोटल वर्थ कितनी हुई सर, 60,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 48,000। करें जी कंपेरिजन। आपने 48,000 की कंपनी को कितने में परचेज किया सर, 48 में ही परचेज कर दिया। तो डिफरेंस क्या हो गया, नील हो गया। नील हो गया तो क्या हो गया, नॉट, देयर इज नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी फर्क होता, यहां पे थोड़ा सा भी फर्क होता, तो क्या बन जाता आपका, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन इट मींस देयरफॉर नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व।
और अगर ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है तो सिंपल सी बात है कि वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। अगर नहीं दिखाई जाएगी तो यहां से पता चल गया। लेकिन जो जनरल रिजर्व्स हैं सिर्फ कौन से, जो आपकी होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व्स हैं सिर्फ वही शो किए जाएंगे। और जो जनरल रिजर्व आपके किसके होंगे, जनरल रिजर्व किसके होंगे सर, जनरल रिजर्व जो सब्सिडरी कंपनी के होंगे वो नहीं दिखाए जाएंगे। वो क्यों नहीं दिखाए जाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉक्ड आउट हियर। ये देखो 10,000 वो किसका पार्ट बन गए, वो या तो इसका गुडविल का और कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन गए और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम दिखाएंगे। ओके, यहां तक आपकी बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये दो बातें हमने आपको बोला था कैलकुलेशन के लिए। तो जब कैलकुलेशन कर ली तो अब आप आ जाइए कि हम क्या बनाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपको पता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए तो जो टेक्निकल टर्म्स होंगी वो हम बताएंगे, बाकी आपके सामने। तो पीछे भी आपने देखा था, यहां क्या है सर, शेयर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल क्या होगा, इश्यूड एंड शेयर कैपिटल ऑफ सिर्फ एच लिमिटेड आती है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो जाती है ना, ये इसके साथ कैंसिल होती है वहां देख पीछे। तो यहां 2 लाख रुपए है, तो मैंने भी क्या किया 2 लाख रुपए की आपको यहां ले आया, और ये नोट नंबर 1 2 लाख रुपए। सर रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस यहां कितने 50,000। सर ये क्यों नहीं आए, ये अभी मैंने आपको बताया नॉकड आउट, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन और आगे भी दूंगा। इसलिए यहां पे 50,000, लेकिन ये भी किसके हैं, एच लिमिटेड के हैं। एस लिमिटेड के नहीं आते क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एच लिमिटेड के आएंगे। एस लिमिटेड के किसका पार्ट बन जाते हैं, या तो सर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या तो जनरल रिजर्व जो शेयर जो होल्डिंग के होते हैं, और बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाते हैं, तो दोनों का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी बात करेंगे। उसके बाद सर ये आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आ गया जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां दिखाया जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सर ये यहां तो हमने कैलकुलेट किया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करी। तो 50 + 10 60,000 आ गया। 60,000 कहां से आया, ये देखो 50,000 + 10,000। देखो आप शेयर कैपिटल और रिजर्व का पार्ट बना कि नहीं बना, बन गया ना 60,000। तो 60,000 में से 80% कितना हुआ 48,000, और 20% कितना हुआ, ये बताओ ये किसका पार्ट बना, इसका पार्ट बना कि नहीं। 48 में से 48 कंपेयर किया आपने कि नहीं किया, इसका पार्ट बन गया। और 12,000 आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वो कहां आ गया, यहां आ गया। तो अगर मैं रिजर्व को दोबारा लूंगा तो डबल कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी, तो डबल कैलकुलेशन होगी। तो ये वाला मंत्र आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज 12,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पे आ गया। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 40,000 है, यहां कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो आ जाइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 40,000 एच लिमिटेड की थी, इसलिए मैंने एच की लिख दी। अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाओ। अदर करंट लाइबिलिटीज एच लिमिटेड की कितनी है 60, और एस की कितनी है 20,000। तो अदर करंट लाइबिलिटीज ये आ गई। एच लिमिटेड की 60,000 है, एस लिमिटेड की 20,000 है, टोटल कितना होगी 80,000। ये लो, तो सर खत्म हो गई। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया 3,82,000। उसके बाद आप आ जाओ करंट एसेट्स में। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो यहां पे अब आप आ जाओ, फिक्स एसेट्स हैं 1,90,000 और 40,000। तो नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं इनको फिक्स एसेट्स। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी 190 एच की है, एस की 40 है, 230। लो जी 2,30,000 आ गई। उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स 1,12 और 40। लो जी 1,20,000 प्लस कितना आ गया जी 40, कितना हो गया 1,52। तो 1,52 यहां हो गया। टोटल कितना हो गया 3,82,000। क्लियर होगी। तो एसेट्स ये टोटल और ये टोटल जो है क्या हो गया हमारे पास बराबर हो गया। यहां तक हम यही करते हैं। तो कई बार बच्चों इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाता है, बस इतनी से स्टेप से भी आ जाता है कई बार। लेकिन अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि सर ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो जनरल रिजर्व थे ये 10,000, यहां तो जनरल रिजर्व स्टूडेंट क्या करता है फटाफट से 50,000 और 10,000 उसमें ऐड करता है और चलाता है, और वहीं पे एग्जाम में वो यही तो पॉइंट उससे पूछा होता है, और उसी पॉइंट में जो है वो ये फंस जाता है। ठीक है जी, ओके। तो देखिए अब मैं आपको यहां पे, तो ये आपके पास अब मैं मंत्र रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं सर। वाइल प्रिपेयरिंग
consolidated balance sheet, reserves of the subsidiary are treated just as though they were part of share capital of the subsidiary company, क्योंकि उसका पार्ट बन गई. Therefore, while calculating goodwill or capital reserve on consolidation and minority trust are to be apportioned between the holding company and minority shareholders. क्या अब इसका मतलब क्या हुआ? The reserves of a subsidiary at the date of acquisition form a part of goodwill, capital reserve and minority interest calculation. यही बोला जी आपको. किसका पार्ट बन गई? या तो इसका, अगर कैपिटल रिजर्व होगी तो कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनेगी, गुडविल होगा तो गुडविल का पार्ट बनेगी. लेकिन यहां क्या था? 48 और 48 बराबर हो गए थे, वहां तो 40 था और बाकी किसका बन गया? 12,000. इसलिए जो 10,000 रुपए है, जो 10,000 रुपए था, 8,000 इसका पार्ट बन गया, 2,000 इसका पार्ट बन गया. मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ठीक, ओके. और इसलिए द रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर्म ए पार्ट ऑफ या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन. राइट, ये आपको लॉजिक दे रहा हूं. सो द रिजर्व्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑन द अदर हैंड आर शोन अलोंग विद द होल्डिंग कंपनी शेयर कैपिटल इन कंसोलिडेशन. यहां पे जो रिजर्व्स लिए वो किसके लिए? सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए और सब्सिडरी कंपनी के नहीं लिए. अब देखिए आप, डेट ऑफ 60,000 का 80% कितना हो गया? 48,000. सो डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल 50 की थी, जनरल 10 के थे, 60,000. ये नेट एसेट्स वर्थ कैलकुलेट करी और ये 12,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया. इसमें जो 48,000 है, 8,000 जनरल रिजर्व का, 2,000 जनरल रिजर्व का. बताइए जनरल रिजर्व जो है वो कहां चला गया? शेयर कैपिटल का पार्ट बन गया और साथ में हमारा गुडविल का पार्ट बन गया, ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन गया. इसलिए हम उसको दोबारा से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं ला सकते. यहां तक बात क्लियर है? तो ये महामंत्र यहां से आपका. सो द रिजर्व द सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर्म ए पार्ट ऑफ गुडविल, कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन. सो देयरफॉर ओनली द जनरल रिजर्व ऑफ द होल्डिंग कंपनी आर टू बी टेकन टू द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. सर यही हमने किया है, इसलिए 50,000 लेके गए, 10,000 हम वहां नहीं लेके आए. तो आई होप कि अब आपको जो गुडविल, कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन और रिजर्व फॉर द होल्डिंग ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं अब बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, जो आगे के लिए हमें बेस बनाएंगे. अब हमारा जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा. वो कंफ्यूजन जो भी होगा वो हम अब खत्म करेंगे. तो आई होप कि यहां तक आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन का कंसेप्ट भी